नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, इकलौते बेटे की एक विधवा से शादी। दरवाजे की घंटी की आवाज सुनते ही सुलोचना हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। इतनी देर हो गई बातों में, समय का पता ही न चला। 6 बज गए और यह आ गए। उनके साथ बैठी प्यारी ननद गीता ने आंखें नचाकर कहा, तो क्या हो गया? 6 ही तो बजे हैं। आप सब तो 9 बजे खाना खाने वालों में से हो। वह तो ठीक है, लेकिन आज राजेश सीमा को लेकर आने वाला जो है, मैंने तो अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की है। राजेश सुलोचना का इकलौता लड़का है, जो 5 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर हैदराबाद नौकरी करने चला गया था और 6 महीने पहले ही ट्रांसफर लेकर अपने शहर इंदौर वापस आया था। उसकी उम्र 27 वर्ष की हो चुकी थी और न सिर्फ सुलोचना और उनके पति बल्कि उनके सभी रिश्तेदार और पड़ोसी राजेश के लिए एक पत्नी की तलाश में लगे हुए थे। आजकल के बच्चों के विचारों से वाकिफ सुलोचना और मनोहर लाल राजेश पर अपनी पसंद नहीं लादना चाहते थे और इस कारण जब राजेश ने उनके सुझाए 10-12 प्रस्तावों को मना कर दिया, तो उन्होंने उससे सीधी तरह उसकी अपनी पसंद के बारे में पूछ लिया। राजेश ने बताया कि वह यहीं इंदौर में उसके ऑफिस में काम करने वाली अपनी जूनियर सीमा को पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसने सीमा से इस बारे में कोई बात नहीं की है। सुलोचना ने राजेश को कहा कि वह सीमा को घर लेकर आए। यह पिछले हफ्ते की ही बात थी और आज राजेश सीमा को लेकर घर आ रहा था। आज ही सवेरे सुलोचना की ननद गीता भी 3 महीने बाद भोपाल से आई थी और अपनी प्यारी भाभी के पिछले 3 महीनों का हिसाब विस्तार पूर्वक लेने में लगी हुई थी। गीता सुलोचना जी के पति मनोहर लाल की लाडली 8 साल छोटी बहन थी। सुलोचना, मनोहर लाल और राजेश के अलावा घर में सुलोचना की सास मनोरमा देवी भी रहती थी। मनोरमा देवी ने काफी तकलीफों का सामना करते हुए मनोहर लाल और गीता का पालन पोषण किया था। वह बेहद मेहनती और दिखावेबाजी से दूर रहने वाली महिला थी। घर के सभी सदस्य उनका बहुत सम्मान करते थे। सीमा के आने की बात सुनते ही गीता देवी तुरंत नहाने और तैयार होने को चल पड़ी और सुलोचना देवी ने किचन की राह संभाली। किचन में सारा काम बिखरा पड़ा था। ऑफिस से घर आए पति को चाय बनाकर देना भी आवश्यक था और यह सब करते करते घड़ी में 6:30 बज गए। सुलोचना फिर से बाहर ड्राइंग रूम में आई और सामान थोड़ा सजाया। फिर किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बज गई। दरवाजे पर राजेश एक शालीन संकोची दिखने वाली लड़की के साथ खड़ा था। नमस्ते आंटी, लड़की ने मीठी आवाज में सुलोचना का अभिनंदन किया। नमस्ते बेटी, अंदर आओ, अंदर आओ, कहते हुए सुलोचना ने सीमा को बैठने का इशारा किया और राजेश से बोली, अरे बेटा, रोज तो 7:15 से 7:30 घर आते हो, आज 6:45 बजे ही पहुंच गए। क्या सीमा को घर लाने की इतनी जल्दी थी? नहीं, यह बात नहीं, रोज तो मैं शेयर टैक्सी से आता हूँ, पर आज सीमा के साथ इसकी स्कूटी पर निकल पड़ा, इसलिए जल्दी पहुंच गया। सीमा को देखकर सुलोचना को राजेश की पसंद पर गर्व हो आया। सीमा दिखने में तो आकर्षक थी ही, उसकी बातचीत और कपड़े पहनने के लहजे से शालीनता स्पष्ट नजर आ रही थी। सुलोचना सीमा से उसकी पढ़ाई, शौक और घर परिवार के बारे में बात करने लगी। हालांकि सीमा काफी खुशमिजाजी से ही बात कर रही थी, फिर भी सुलोचना को पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर कई बार गंभीरता के लक्षण आते जाते नजर आए। खासकर जब सुलोचना उसके परिवार के बारे में पूछ रही थी। मनोहर लाल और गीता ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और राजेश ने सीमा से उनका परिचय कराना
आरंभ किया। सुलोचना झटपट किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गई। कढ़ाई में समोसे डालने के बाद सुलोचना ने मिक्सी में चटनी पीसना शुरू किया ही था कि ची ची की आवाज के साथ मिक्सी बंद हो गई। सुलोचना ने झल्लाते हुए मनोहर लाल को आवाज लगाई, अजी जरा बिल्डिंग के इलेक्ट्रीशियन को तो बुलाओ, यह मिक्सी फिर से खराब हो गई, अभी पिछले हफ्ते ही तो ठीक करवाई थी। मनोहर लाल बोले, अभी शाम को 7 बजे इलेक्ट्रीशियन कहाँ से मिलेगा? अब तो मिक्सी कल ही ठीक होगी, पर बिना चटनी के तो समोसे का कोई मजा ही नहीं आएगा। सुलोचना का मुंह लटक गया। बेटा राजेश, तू एक बार देखेगा क्या? मम्मी, आपको तो पता ही है कि यह सब काम मुझसे नहीं होते। आप चिंता न करो, आपके हाथ के समोसे तो इतने बढ़िया होते हैं कि हम बिना चटनी के तो क्या बिना तले ही खा लेंगे। सुलोचना ने सीमा की ओर देखा और कहा, इन दोनों बाप बेटों से घर का कोई काम कहो तो इनका जवाब ऐसा ही होता है। हमारी बिल्डिंग का इलेक्ट्रीशियन भी बहुत ढीला काम करता है। चलो अब टोमेटो सॉस के साथ ही समोसे खा लेंगे। यह सुनकर सीमा उठ खड़ी हुई और बोली, आंटी मैं एक बार देखूं? अरे नहीं बेटी, यह तो बिजली मिस्त्री का काम है। मिक्सी भी कितनी पुरानी है, कब से बदलने की सोच रही हूँ। कोई बात नहीं आंटी, एक बार मुझे देखने तो दीजिए। सीमा ने किचन में पड़ा चाकू उठाया और तार के जले हुए हिस्से को साफ करने में जुट गई। उसे यह करता देख राजेश ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हें यह काम भी आता है, यह तो मुझे पता ही न था। हमारी आयरन पर भी जरा एक नजर डाल लो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मैं वह भी कर दूंगी, पर फिलहाल आप मुझे एक स्क्रू ड्राइवर और थोड़ा टेप खोज कर दीजिए। जब तक राजेश स्क्रू ड्राइवर खोज कर लाता, सीमा ने मिक्सी को उठाकर देखा और कहा, आंटी तार जलने में न तो मिक्सी का दोष है और न इलेक्ट्रीशियन का। इसके हवा के सारे छेद बंद हो गए हैं और इस वजह से मिक्सी गर्म होकर खराब हो जा रही है। कोई पुराना टूथब्रश मिलेगा क्या? 5 मिनट के अंदर सीमा ने तार का जला हुआ हिस्सा वापस जोड़ दिया और मिक्सी की पूरी सफाई कर डाली। लीजिए आंटी, आपकी मिक्सी फिर से सेवा में हाजिर है। सुलोचना ने जैसे ही मिक्सी का बटन दबाया, मिक्सी चल पड़ी। अरे मिक्सी की आवाज भी बहुत कम हो गई। बहुत बढ़िया। और क्या आंटी, आज के जमाने में इतनी बढ़िया मिक्सी नहीं मिलती। आप इसका वजन तो देखो, असली तांबे के तारों से इसकी मोटर बनी है। अपनी प्यारी मिक्सी की तारीफ सुनकर सुलोचना प्रसन्न हो गई। चलो बेटी, तुम बाहर सबके साथ बैठो, मैं अभी आती हूँ। नहीं आंटी, मैं भी आपका साथ देती हूँ, मुझे भी समोसे बनाना आ जाएगा। सीमा के हाथों में गजब की फुर्ती थी और सुलोचना के बताए तरीके से उसने फटाफट समोसे बना डाले। दोनों नाश्ते की प्लेटें लेकर बाहर आई। राजेश जाकर मनोरमा देवी को बुला लाया और सभी ने अच्छे से नाश्ता किया। मनोरमा देवी ने सीमा से बातें तो थोड़ी ही की, लेकिन उसे लगातार देखती जरूर रही। अच्छा आंटी, 8 बज गए हैं, मैं चलती हूँ। आप सभी के साथ बातों में 1.25 घंटा कैसे निकल गया पता ही न चला। क्या खाना नहीं खाओगी सीमा? नहीं आंटी, खाना तो मेरा घर पर तैयार पड़ा होगा, फिर कभी प्रोग्राम बनाती हूँ। सबको नमस्कार कर सीमा निकल पड़ी। सीमा के जाने के बाद सुलोचना और गीता ने एक साथ उसकी बड़ाई करनी शुरू कर दी। वास्तव में दोनों ने अपनी आंखों से सीमा की कुशलता और सुंदरता को देख लिया था और अभी तक उन्होंने राजेश के लिए जितने भी रिश्ते देखे थे, उनकी तुलना में सीमा उन्हें बहुत ही बेहतर लगी। गीता ने कहा, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बन पड़ेगी मनोहर भैया, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर डालो। उनकी बातें सुनकर राजेश ने कहा,
बुआ जी, मैं आपको सीमा के बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। ऐसा करें, हम डिनर के बाद बात करते हैं, नहीं तो दादी को सोने में देर हो जाएगी। राजेश की बात सुनकर सुलोचना और गीता चकरा गए। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, तुम लोग चेंज करके आओ। 9 बजे खाना टेबल पर तैयार रहेगा। खाना बनाते बनाते सुलोचना और गीता देवी के दिमाग में प्रश्न ही प्रश्न चक्कर लगा रहे थे। एक बात तो स्पष्ट थी कि बात गंभीर ही है और राजेश दादी के सामने इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता है। खाने का काम 9:30 बजे पूरा हुआ और मनोरमा देवी अपने कमरे में चली गई। हाँ बेटा राजेश, बोलो, क्या सरप्राइज दे रहे हो? मनोहर लाल ने जबरन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वातावरण को हल्का करने की चेष्टा की। हालांकि उनका मन भी अंदर से धक धक कर रहा था कि राजेश पता नहीं क्या बात बताने वाला है। वास्तव में राजेश ने जो कहा वह सुनकर सबका दिमाग घूम गया। राजेश ने कहा, माँ, सीमा एक विधवा है। आज से 2 साल पहले इसका विवाह यही इंदौर में धूमधाम से एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। देर रात तक विवाह की रस्में पूरी करने के बाद बारात सवेरे ग्वालियर पहुंची। बहू का गृह प्रवेश करवाया गया। बाराती अपने अपने सामान को सजाने में जुट गए और लड़कियां सीमा से बातें करने में। सीमा का पति भी वही बार बार आ जा रहा था और लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे भैया, कुछ देर हम भी तो बातें कर लें। आपके पास तो यह हमेशा रहने वाली है, आपको इतनी क्या जल्दी है? इतने में सीमा की सास ने सीमा के पति को आवाज दी, अरे बेटा, शादी की मिठाई लेकर ज्ञानदेव बाबा के आश्रम चला जा। उस परिवार में ज्ञानदेव बाबा को जीता जागता देवता माना जाता था और घर का हर काम उनके आदेशों पर ही होता था। माँ, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, क्या अभी जाना जरूरी है? शाम को तो सीमा को लेकर वहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने जाना ही है, सीमा की सास ने गर्म होते हुए कहा। और अगर ज्ञानदेव बाबा को पता चल गया कि बारात सवेरे आई लेकिन मिठाई उनके यहाँ शाम को पहुंची है, तो क्या वह बासी मिठाई पर नजर भी डालेंगे? बैठ जा मुन्नू के पीछे मोटरसाइकिल पर और मिठाई पहुंचा कर आ जा। पीछे से लड़कियों ने आवाज लगाई, हाँ ताई, भैया को तो भाभी से बातें करनी है, इसलिए इन्हें आलस आ रहा है। सीमा का पति झेपते हुए मिठाई के थैले लेकर अपने चचेरे भाई के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। घंटे बाद दरवाजे पर काफी आवाज हुई। जब लोगों ने दरवाजे पर पुलिस को खड़ा देखा तो सबके होश गुम हो गए। पता चला कि आधी नींद में मोटरसाइकिल चलाता हुआ मुन्नू ज्ञानदेव बाबा के आश्रम के बाहर एक ट्रक से टकरा गया था। मुन्नू बुरी तरह घायल हो गया था और सीमा का पति, जिसने अपनी नवविवाहिता पत्नी की शक्ल तक ठीक से नहीं देखी थी, आश्रम के दरवाजे के सामने निर्जीव पड़ा था। घर में हाहाकार मच गया। चारों ओर रोने धोने की आवाज गूंजने लगी। सीमा तो यह खबर सुनते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसके आसपास कोई नहीं था। किसी ने यह देखने की जरूरत नहीं समझी कि सीमा पर क्या गुजर रही होगी। दोपहर तक सीमा कमरे में एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। करीब 3 बजे उसके भाई ने कमरे में कदम रखा। भाई को देखते ही सीमा चीख कर भाई से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। पता चला कि सीमा के पति की मृत्यु की खबर मिलते ही सीमा के ससुर ने उनके घर फोन किया और कहा कि वह आकर सीमा को ले जाए। रोती भी लगती सीमा जब घर से निकल रही थी, तब घर का कोई सदस्य न तो उसे संभालने आया, न किसी के मुंह से उसके लिए सहानुभूति के 2 शब्द निकले। गनीमत यही थी कि किसी ने उसे कोसा नहीं, कम से कम उसके सामने तो नहीं कुछ नहीं कहा। अगले दिन सीमा की ससुराल वालों ने उसका सारा सामान वापस भेज दिया और हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर लिया।
सुनने में आया कि ज्ञानदेव बाबा ने इस हादसे की जिम्मेदारी सीमा के सिर पर थोपी थी, न कि सीमा की सास की बेवकूफी पर, जिसने बच्चों को जिद कर कर बाबा को मिठाई पहुंचाने भेजा था, जबकि वह पूरी रात सोए नहीं थे और थके हुए थे। धीरे धीरे सीमा ने खुद को संभाला। किसी तरह उसे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे उसका समय गुजरने लगा और बीती बातों को भूलने में मदद मिली। अक्लमंद और मेहनती तो वह थी ही, जल्दी ही कंपनी में उसका कन्फर्मेशन भी हो गया। कहते हैं ना कि समय सब घावों को भर देता है। राजेश जब हैदराबाद से इंदौर वापस आया तो संयोग बस उसकी पोस्टिंग उसी डिपार्टमेंट में हुई जहां सीमा काम करती थी। वह सीमा की मेहनत से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि सीमा अकेले ही उसके दो मातहतों के जितना काम कर लेती थी और उसे कभी सीमा के काम में गलतियां नहीं मिली। काम के मामले में सीमा से उसकी रोज ही बात हो जाती थी। धीरे धीरे उसे सीमा अच्छी लगने लगी और वह उसे भावी जीवन संगिनी के रूप में देखने लगा। तब तक उसे भी सीमा के जीवन का यह अध्याय पता नहीं था। जब उसने सीमा के प्रमोशन की सिफारिश एचआर डिपार्टमेंट से की, तब उसे सीमा के जीवन में घटी इस दुर्घटना का पता चला। यह सब बताकर राजेश ने कहा, पापा, मम्मी, बुआ जी, अब निर्णय आपके हाथों में है। मुझे जो कुछ पता था वह मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। बाकी आप किसी भी तौर पर देखें तो सीमा मेहनती है, गुणवती है और मुझे बहुत पसंद भी है। उसका छोटा सा परिवार उससे बहुत स्नेह करता है और उसके भाई भाभी उसे बहुत अच्छी तरह रखते हैं। उस पर दूसरी शादी करने का परिवार वालों की तरफ से कोई दबाव नहीं है और आर्थिक रूप से भी वह स्वतंत्र है। नहीं बेटा, यह तू क्या कह रहा है? यह कैसे हो सकता है? सुलोचना और गीता दोनों के मुंह से यही शब्द साथ साथ निकले। गीता ने कहा, हमारा इकलौता बेटा एक विधवा से शादी करेगा? अरे बेटा, दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है? मैं एक से एक रिश्ते तेरे लिए खोज कर लाऊंगी। मानती हूँ कि सीमा बहुत सुंदर भी है और गुणवती भी, लेकिन दुनिया में और भी ऐसी लड़कियां मिलेंगी, और वह भी कुंवारी। सभी ने मनोहर लाल की तरफ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने लगभग गुर्राते हुए कहा, हरगिज नहीं, यह कभी नहीं होगा। तुझे कुछ हो गया तो? मनोहर लाल का रुख गीता और सुलोचना से भी ज्यादा कड़ा था। पर पापा, राजेश कुछ कहना चाहता था, पर उसकी बात काटते हुए मनोहर लाल बोले, और तुमने यह सोचा है नालायक की माँ क्या कहेगी? माँ की उम्र का पता है तुझे? अगर यह बात उन्होंने सुन भी ली तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगा। अरे आप धीरे तो बोलिए, आपकी आवाज से ही माँ जी की नींद खुल जाएगी, सुलोचना ने कहा। राजेश और गीता कुछ बोलने लगे, इतने में मनोरमा देवी के कमरे का दरवाजा खुला। सभी लोग बोलते बोलते चुप हो गए। राजेश, इधर मेरे कमरे में आओ। तुम सब यही बैठो और हमारा इंतजार करो। मनोरमा देवी ने बहुत पहले ही कड़क आवाज में जब यह कहा तो किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। करीब 15 मिनट बाद मनोरमा देवी राजेश के साथ बाहर निकली और आकर सबके साथ सोफे पर बैठ गई। राजेश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। गीता, सुलोचना और मनोहर लाल एकटक मनोरमा देवी की ओर देख रहे थे। मनोरमा देवी ने कहा, राजेश की शादी सीमा के साथ ही होगी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि राजेश ने अपने लिए बिल्कुल उपयुक्त पत्नी खोज ली है, जो हम सब मिलकर भी कभी न कर पाते। माँ, आप क्या कह रहे हो? मनोहर लाल बोले, आपको पता है सीमा एक विधवा है। हम एक विधवा को बहू बनाकर लाए, यह कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? आप दुनिया की बातें, सगुन अपसगुन, रीति रिवाज का कुछ तो ख्याल करो।
माँ बेटे के विरोधी विचार देख सुलोचना और गीता को चुप रहने में ही भलाई लगी। मनोहर लाल की बात सुनकर मनोरमा देवी 2 मिनट बिल्कुल शांत रही। इसके बाद उन्होंने जो कहा वह घर के सभी सदस्यों के लिए राजेश की बातों से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बेटा मनोहर, तू भी एक विधवा माँ की संतान है। माँ की बात सुनकर मनोहर लाल को लगा कि मनोरमा देवी अपने खुद के बारे में बोल रही है। माँ, पिताजी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, तो वह बिल्कुल अलग बात है। नहीं बेटा, मैं यह नहीं कह रही। मैं आज तुझसे जो कहने वाली हूँ, यह सच्चाई मैं तुझे अपने जीते जी नहीं बताने वाली थी, पर आज मुझे बोलने पर मजबूर होना पड़ा, नहीं तो तुम बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठते। कैसा अनर्थ? कैसी सच्चाई? माँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीता के मुंह से बरबस निकल पड़ा। मनोरमा देवी ने कहा, तुम सब विमला चाची के बारे में क्या जानते हो? विमला मनोरमा की देवरानी थी और उनका घर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही मनोहर लाल और गीता ने उनको स्नेह की प्रतिमूर्ति के रूप में जाना था। मनोरमा देवी के दोनों बच्चों से वह उतना ही स्नेह करती थी जितना अपने बच्चों से। बेटा, तुम्हारी चाची बनने से पहले विमला का एक विवाह और हुआ था और सीमा की ही तरह शादी के कुछ दिनों बाद उसका पहला पति बीमार होकर गुजर गया। यह बात आज से 55 वर्षों पहले की है। विमला तुम्हारे दादाजी के घनिष्ठ मित्र की पुत्री थी और उसका दुख देखकर उन्होंने तुम्हारे चाचा जी से उसका पुनर्विवाह करने का निर्णय लिया। घर के सदस्यों ने जब उनका विरोध किया तब उन्होंने भूख हड़ताल कर दी और 3 दिनों तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लिया। आखिरकार घर वालों को उनकी बात माननी पड़ी और विमला तुम्हारी चाची बनकर हमारे घर आ गई। बहुत थोड़े ही समय में विमला ने अपने अच्छे व्यवहार से घर में सभी को अपना बना लिया और हमारा परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। हमारी चिंता के विपरीत 1-2 सालों में ही लोगों ने इस बात को आया गया कर दिया। विमला को मुझसे थोड़ा ज्यादा ही लगाव था, क्योंकि जब तुम्हारे दादाजी ने इस रिश्ते का प्रस्ताव किया था तब पूरे घर में सिर्फ मैंने इसका समर्थन किया था और तुम्हारे चाचा को भी इसके लिए प्रेरित किया था। शादी के 2 साल बाद विमला ने तुम्हें जन्म दिया। मेरी गोद तब तक सूनी ही थी, हालांकि मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके थे। अस्पताल से घर आने के बाद विमला सीधे मेरे पास आई और तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। मैं चकित होकर उसकी तरफ देखने लगी। बहुत मना भी किया, पर विमला ने मेरी एक न मानी। उसके बाद विमला की 2 संतानें और हुई और मैंने भी गीता के रूप में संतान सुख प्राप्त किया। तो बेटा, अब यह बताओ, तुम्हें विमला चाची में क्या क्या खामियां, दोष और गलतियां दिखाई पड़ती हैं? तुम तो उन्हें बचपन से देखते आ रहे हो। क्या तुम्हें कभी यह लगा कि विमला की वजह से तुम्हारे चाचा पर या तुम बच्चों पर किसी किस्म की आंच आई है? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि लाखों में एक इंसान ही तुम्हें खून दे सकता है। जब तुम्हें कॉलेज में चोट लगी थी तब विमला ने 2 बोतल खून देकर तुम्हारी जान बचाई थी। नहीं तो पूरे मध्य प्रदेश में डोनर खोजते खोजते बहुत देर हो जाती। क्या तुमने कभी सोचा कि उनका खून तुमसे इतनी आसानी पूर्वक कैसे मैच कर गया? मनोहर लाल, गीता और सुलोचना के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। राजेश सोफे से उठकर अपनी दादी के पांव के पास बैठ गया और तीनों की तरफ देखने लगे। मनोहर लाल उठे और अपने कान पकड़ते हुए बोले, माँ, आज आपने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। आप जो कह रही हैं वही होगा। दुनिया की मुझे कुछ नहीं पड़ी। जो जिसे जो कहना है वह कहता रहे। शिवा ही इस घर में बहू बनकर आएगी। हमें उसके जीवन में घटी दुखद घटना के बारे में
उसे एक शब्द भी कभी नहीं कहना है। मनोरमा देवी ने कहा, एक और बात बेटा, अभी जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वह राज हमारे बीच में ही रहे। तुम में से कोई इसका जिक्र विमला से कभी न करना और न ही विमला के प्रति तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आए। मनोहर लाल जोर जोर से सिर हिलाकर सहमति जता रहे थे, क्योंकि शब्द उनके गले में अटक गए थे। गीता और सुलोचना की आंखों से जार जार आंसू बह रहे थे, पर यह आने वाली खुशियों के स्वागत के आंसू थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।